चलिए देखिए इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेहद और सेंसिटिव टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे आने वाला 3-4 लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझने के ख्याल से ये थोड़ा भारी है, थोड़ा अटपटा टाइप का टॉपिक आपको लगेगा। और इन सभी बातों को दिमाग में जब तक आप सेट करेंगे नहीं तब तक आप आगे की चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अभी आज का जो क्लास है, अभी आपको लिखना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक का नाम सिर्फ डाल दो, लिखिए स्टार लगा के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आज पहली बार वर्ड आया है, पूरे चैप्टर में अब लगातार आते ही रहेगा। हो गया, लिख लिए। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, अब आपको कुछ देर पहले समझना है। मिटा दूँ ये टॉपिक, हेडिंग मिटा दें। देखो, जितने भी मेटल हैं या जितने भी एलिमेंट हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है। किसी का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होता है और किसी का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। कुछ तो ऐसा भी होता है जिसका टेंडेंसी ना ही इलेक्ट्रॉन लेने का होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने का होता है। हम जब भी किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाते हैं, पिछले क्लास में आप इलेक्ट्रोड समझ चुके हैं बढ़िया से। पिछला 2 क्लास में 4-5 तरह का इलेक्ट्रोड बताया गया, कैसे कैसे उसको बनाया जाता है ये सब बता दिया गया। आज हम लोग उसके पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो चैप्टर हम स्टार्ट किए थे और जो हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप एक चीज़ देखे थे कि एक कोई इलेक्ट्रॉन दिया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया था। इलेक्ट्रॉन देने वाले और इलेक्ट्रॉन लेने वाले के बीच कनेक्शन एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू हुआ था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस फ्लो हुआ ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, वहाँ पर करंट बन नहीं सकता है, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। तो सबसे पहले पोटेंशियल को समझ लें, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। तो पोटेंशियल को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में समझेंगे। हम आपको फिजिक्स वाला पोटेंशियल नहीं समझा रहे हैं, हालांकि उसका भी यही मतलब होता है, लेकिन उसका एक अलग लेवल से उसको समझाया जाता है, उसको फिजिक्स के टॉपिक से डील किया जाता है। अभी हम लोग इसको केमिस्ट्री के टॉपिक से डील करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे इलेक्ट्रोड से मतलब है, इलेक्ट्रॉन लेने देने वाले से, या जो लेन देन इलेक्ट्रॉन का नहीं करता है। सेल बनेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इसके लिए कम से कम लेने देने वाला चाहिए। जो लेने देने वाला टेंडेंसी ही नहीं रखता है, क्या उसका चर्चा होगा यहाँ पर? नहीं होगा। देखिए अब यहाँ आप एक बर्तन ले लीजिए और इस बर्तन में थोड़ा सा पानी भर लीजिए, और पानी भरने के बाद कोई भी मेटल का एक रॉड ले लो, किसी भी मेटल का। मेटल के रॉड को हम लोग एम से इंडिकेट कर दिए, ये एम रॉड है, मतलब मेटल का रॉड है ये। और आप क्या कीजिए, इसमें कोई भी इसी मेटल का आयन डाल दीजिए। आयन डालने के लिए आपको एक सॉल्युबल सॉल्ट डालना पड़ेगा। जैसे यदि आप इसमें सिल्वर रॉड डाले हैं मेटल के जगह पर, तो निश्चित रूप से अंदर में आपको कुछ लेना पड़ेगा ना, कोई सॉल्युबल साल्ट। जैसे जिंक डाले हैं तो ZnSO4 लेते थे, क्या याद है? Ag डाले थे, अभी तुरंत बोले हैं Ag, तो AgNO3 डालिए ताकि अंदर में उसी का आयन रहे। तो हम किसी स्पेशल नाम को नहीं ले रहे हैं, हम कॉमनली सब मेटल पर बात कर रहे हैं, या जिसका इलेक्ट्रोड बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। कि आप एक मेटल का रॉड ले लीजिए, बर्तन में मेटल का आयन होना चाहिए, मतलब जो रॉड आप डाले हैं उसी का आयन होना चाहिए। अभी जो आप पिछले क्लास में देख रहे थे कि इलेक्ट्रोड जब हम बना रहे थे तो जो रॉड लेते थे उसी का आयन देते थे हम। आखिर उसका कुछ प्रॉपर रीज़न होगा ना कि आखिर क्यों। तो क्यों, इसका जवाब ही आपको मिल जाएगा इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से।
देखो, जब तुम किसी भी मेटल को उसी मेटल आयन के संपर्क में लाते हैं तो नेचुरली तीन में से कोई एक बात होती है। जब किसी मेटल के रॉड को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन के संपर्क में जब आप लाते हैं तो नेचुरली तीन में से कोई एक बात होती है। नेचुरली बोलने का मतलब यहाँ पर ये काम अपने आप हो जाएगा, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है सो सुनिए। सबसे पहला बात, कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही आप इस मेटल रॉड को इसके संपर्क में लाए तो ये मेटल का एटम अपने आप कन्वर्ट कर जाता है मेटल आयन में, यानी M+ में, और साथ साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। एक ये बात होगा। दूसरा बात ये हो सकता है कि जैसे ही आप मेटल रॉड को इस मेटल आयन के संपर्क में रखें, यह M+ आयन मेटल रॉड में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, M+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और कन्वर्ट कर जाए किसमें, मेटल में। ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात यह होता है कि जब आप मेटल रॉड को इस मेटल आयन के संपर्क में रखते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये मेटल का रॉड मेटल आयन के संपर्क में जब आएगा तो तीन में से कोई एक बातें होंगी, या तो इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस होगा, या फिर कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल इग्नोर कर देगा। इग्नोर वह करता है जो इनर्ट मेटल होता है। इनर्ट मेटल का मतलब जो मेटल किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। और इस चैप्टर में ऐसे इलेक्ट्रोड की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा इलेक्ट्रोड बना लिए जो इलेक्ट्रॉन लेने देने का प्रोसेस मतलब कैपेसिटी जिसका हो ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप बना पाएंगे? वहाँ तो या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ में एक को तो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक का हमको ज़रूरत नहीं है। अब दो जो बचा, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रोसेस और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्रोसेस। अब आप उसको समझिए कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन लेता है और कैसे इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, और इलेक्ट्रॉन देता है तो वो इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है। क्योंकि अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड बनाए हैं, हम ऐसा तो कभी नहीं बोले कि हम तार से किसी और से इसको हम जोड़ रहे हैं। हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड बना के छोड़ दिए हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा भी नहीं सकता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ भी नहीं सकता है। फिर भी ये रिएक्शन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और इसी बात को आज समझना है। देखिए, कुछ मेटल की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, वह इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा स्टेबल होता है। ये उसका नेचुरल बात है, वो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और कुछ मेटल ऐसा होता है जिसका टेंडेंसी होता है इस केस में इलेक्ट्रॉन लेने की। अब इसको फिगर पर समझिए, ज़्यादा बेहतर समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जिंक का मेटल है जिसका टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो जैसे ही आप इस मेटल को यानी जिंक यदि है तो जिंक को जैसे ही आप इसके अंदर में डालेंगे तो क्या होता है, ये जो मेटल का एटम है, यह मेटल का एटम कन्वर्ट करता है M+ में, और M+ बन के वह पानी में गिर जाता है, मतलब सॉल्यूशन फेज में आ जाता है। और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन निकला वह इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर चढ़ जाता है। किस रॉड पर? जो रॉड आप डाले हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है। तो अब तैयार कर लिया है अपने आप को, इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रखेगा तब ना किसी को देगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ जाए तो यही प्रोसेस 2 बार हुआ, यही प्रोसेस 3 बार हुआ, यही प्रोसेस 4 बार हुआ, यही प्रोसेस 5 बार हुआ। 5-10 बार होते होते यदि मान लो कि यह प्रोसेस 10 बार रिपीट कर गया, तो 10 बार रिपीट करने के पश्चात आपको ऐसा नहीं लगता है कि 10 निगेटिव चार्ज इस रॉड पर आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। क्योंकि 10 बार यदि ये प्रोसेस रिपीट हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो सॉल्यूशन में तो घूम नहीं रहा होगा, वो तो कहीं ना कहीं किसी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, मतलब फ्रीली तो रह नहीं सकता है। तो वो कहाँ चला गया? रॉड में। तो रॉड में 10 गो निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। बाहर में देखो, 10 बार यदि ये रिएक्शन रिपीट हुआ है तो 10 M+ आयन भी ना बना होगा। ये M+ आयन 10 का 10 कहाँ गिर गया? सॉल्यूशन में। तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और मतलब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और रॉड पर कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। तो ऐसी स्थिति में जब ये लगातार इलेक्ट्रॉन निकाला लेकिन यहाँ पर कोई लेने वाला इलेक्ट्रॉन को नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शन तुरंत रिवर्स हो जाता है अपने आप नेचुरली। फिर वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस M प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देगा और यह M प्लस उसमें जाके सट जाएगा। यानी आपको नहीं लगता है कि इसका उल्टा रिएक्शन होने लगेगा, M प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M में कन्वर्ट करेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल दिखा देते हैं। मतलब यह हुआ कि एक बार मेटल मेटल आयन में बदला, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन रॉड पर चढ़ गया, और कुछ देर के बाद या उसी क्षण क्या हुआ कि मेटल का आयन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक बार फिर से मेटल में कन्वर्ट हो गया। क्या किसी तरह का कोई केमिकल चेंज ओवरऑल हो पाया? क्या हो पाया? लेकिन केमिकल चेंज हुआ तो नहीं, लेकिन प्रोसेस हुआ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों काम कर लिया। अब एक बात बताइए आप, अभी छोड़िए, अभी दूसरा आप एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि इसके जगह पर आप कॉपर को ले लिए। कॉपर को जब लीजिएगा ना तो उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो ये Cu++ जो अंदर में रहेगा, यह Cu++ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में। अब ध्यान से देखिएगा, Cu++ इसमें जाके चिपका, मेटल रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स रहा होगा इस रॉड का, आपको नहीं लगता है कि पहले पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस होगा रॉड में, और यदि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो रॉड के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, 2 और निकलेगा तो 4 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, 6 निकलेगा तो 6 पॉजिटिव चार्ज अंदर क्रिएट हो जाएगा। अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा यदि ऐसा रिएक्शन हुआ है तो, और बाहर में निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ से आया? Cu++ जरूर SO4- के साथ आया होगा। सॉल्यूशन में पहले Cu++ और SO4- दोनों की संख्या आपस में बराबर थी, और ये Cu+ लगातार इससे निकल के उसमें सटता जा रहा है, तो SO4- अनबैलेंस न होता जा रहा है। यदि 2 पॉजिटिव इससे निकल गया तो 2 निगेटिव हावी हो जाएगा, 4 पॉजिटिव निकल गया यानी 2 आयन निकल गया तो 4 निगेटिव हावी हो जाएगा, 3 Cu++ निकल गया यानी 6 पॉजिटिव निकल गया तो 6 निगेटिव चार्ज हावी हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये कॉपर इसमें सटता जाएगा, अंदर में निगेटिव चार्ज और रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हावी होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से रिएक्शन को रिवर्स कर देगा वो, इलेक्ट्रिकली मेंटेन करने के लिए। और रिएक्शन रिवर्स होगा तो क्या होगा, फिर से ये Cu जो है वह कन्वर्ट कर जाएगा Cu++ में, और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में Cu++ फिर नीचे आ गया तो SO4- को बैलेंस करने लगा, तो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया? यानी अभी आप देखें कि मेटल कन्वर्ट किया मेटल आयन में, और यह भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस में भागा। और जब उल्टा प्रोसेस हुआ कि मेटल आयन कन्वर्ट किया मेटल में, तो यह भी उल्टा प्रोसेस हुआ। इस दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है बताइए तो? इस दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है बोलिए? या फिर कोई अंतर है भी या नहीं, ये बताइए। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। दोनों का दोनों रिवर्सिबल, कोई अंतर नहीं। मेटल कन्वर्ट किया मेटल आयन में, मेटल कन्वर्ट किया मेटल आयन में, कोई अंतर नहीं। क्या कोई अंतर आपको दिख रहा है? एक अंतर है, इसमें पहले मेटल का एटम मेटल आयन में कन्वर्ट किया है, और इसमें पहले मेटल का आयन मेटल में कन्वर्ट किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है, तो आपको अब पहले ये सोचना है कि पहली बार क्या काम हुआ होगा। जैसे पहली बार यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस किया है, इसका मतलब है कि इस मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, और ये मेटल आयन पहले इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका मतलब है कि इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। मतलब पहले ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, और इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। अब आप एक बात बताइए, ये यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो निश्चित रूप से ये इक्विलिब्रियम पर जाएगा। आप 11th में एक टॉपिक पढ़े थे ना, इक्विलिब्रियम। हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर जाता है, तो इक्विलिब्रियम पर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि 10 बार प्रोसेस रिपीट हुआ तो ऐसा नहीं है कि 10 का 10 फिर बैक में आके फिर न्यूट्रल हो जाएगा। हो सकता है 2-3 रिएक्शन छूट गया हो और वो रिएक्शन कहाँ पर पहुँच गया हो, इक्विलिब्रियम पर। तो ऐसी स्थिति में
इस टाइप का कुछ रिएक्शन इसके अंदर हो जाता है या इस टाइप का कुछ रिएक्शन इसके अंदर हो जाता है। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक क्षमता है। यह क्षमता या तो इलेक्ट्रॉन देने की होती है या फिर यह क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता आती कहाँ से है? अब इसको समझिए। जब आप जिंक के रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह जिंक तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है Zn से किस में? Zn++ में। और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है रॉड में और Zn++ आ जाता है सॉल्यूशन में। तो Zn++ यदि सॉल्यूशन में आया तो सॉल्यूशन में कैसा चार्ज क्रिएट होगा? मान लीजिए 4-5 रिएक्शन क्रिएट हो गया, मान लीजिए कि 4-5 रिएक्शन रिपीट हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि 10 पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन पर हावी हो जाएगा, सॉल्यूशन में हावी हो जाएगा? और इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा टोटल? इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? 10। अरे Zn 10+ चार्ज यदि हावी हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन ही ना निकला होगा। मतलब 5 बार यदि ये रिएक्शन रिपीट हुआ तो 5 Zn++ निकला होगा, तो टोटल 10 पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? सॉल्यूशन में। और 10 इलेक्ट्रॉन जो निकला होगा वो सारा का सारा कहाँ चढ़ गया होगा? रॉड पर। और मान लीजिए 10 बार प्रोसेस करके ये रिएक्शन रिवर्सिबल था और इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो ये 10 का 10 इस पर चढ़ा रहेगा और 10 का 10 पॉजिटिव कहाँ पर रहेगा? सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूशन में आ गया पॉजिटिव चार्ज और रॉड पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर आइए। अच्छा, एक बात और, अब यदि हम इससे कोई वायर खींच दें और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला कोई काम यदि हम करें, यदि ये इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का भरमार है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है? और यदि ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकलेगा, तो आपको नहीं लगता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है ना, ख़त्म होगा तो ये आसानी से मूव कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रकार ये प्रोसेस लगातार होने लगेगा। लेकिन ये बात लगातार तब होगा जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला कोई चीज़ लगा दें या कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दें जो इससे इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन लेता हो। लेकिन जब तक लगाए नहीं है तब तक ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल तैनात है एक दूसरे के साथ, कि यदि कोई भी हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने वाला आया तो तुरंत वहाँ से निकल जाना है। इसका मतलब इसकी लगातार टेंडेंसी कैसी हो रही है? इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की? देने की। इसका मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। कैसा? इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला? इलेक्ट्रॉन देने वाला। इसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये पोटेंशियल इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेपरेट होने लगा है। पॉजिटिव चार्ज अलग होने लगा और निगेटिव चार्ज अलग होने लगा। आप लोग सुने होंगे, फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, जब जब चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज अलग होगा और निगेटिव चार्ज अलग होगा तो निश्चित है वहाँ पर कैसा क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल। और ये काम यदि इलेक्ट्रोड में हुआ है तो इसके पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थोड़ा यहाँ पर आइए। यहाँ पर Cu++ इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसके अंदर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन आया इसको न्यूट्रल करके इसमें सटा दिया तो अंदर में कैसा चार्ज क्रिएट होने लगा? निगेटिव। तो सॉल्यूशन में देखो निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और रॉड पर कैसा चार्ज क्रिएट हुआ है? पॉजिटिव। तो अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ भी चार्ज सेपरेशन हुआ है। चार्ज सेपरेशन यहाँ भी हुआ है, चार्ज सेपरेशन यहाँ भी हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वहाँ पर रॉड पर निगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के Cu++ में चला गया। इसका मतलब यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन का भूखा है। यदि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो हमेशा वह इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रयास करेगा। और इलेक्ट्रॉन का लेने का प्रयास भी एक विभव है, इलेक्ट्रॉन के लेने की क्षमता भी एक विभव है, मतलब पोटेंशियल है। और यदि पोटेंशियल है तो ये कैसा पोटेंशियल है? ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसका मतलब यही हुआ ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार का होगा, एक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लेने वाला।
तो देने, ये देखो ये देने वाला प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन निकला है, और ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए ये लेने वाला पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल का केमिकल नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसीलिए इसके पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसके पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब ज़रा आप सोचिए कि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन देने के लिए परेशान है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए परेशान है, लेकिन ये परेशानी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी बीच में कोई कनेक्टिंग वायर जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे ही हम जोड़ दें क्या होगा? बोलिए क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा। कोई दिक्कत है इसमें? इधर से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लगातार जिंक खर्च होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। ये सब बात केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा तो ये जो Cu पॉजिटिव प्लस प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये कन्वर्ट करने लगेगा किसमें? Cu सॉलिड में। तो यहाँ पर कॉपर खर्च होने लगेगा, यहाँ पर कॉपर खर्च होने लगेगा, तो बढ़ने कौन लगेगा? Cu सॉलिड। इसीलिए Cu सॉलिड का वेट बढ़ने लगता है और जिंक का वेट घटने लगता है, क्योंकि जिंक सॉलिड था, कन्वर्ट कर जाएगा Zn++ में, तो धीरे धीरे गलने लगेगा, और ये Cu++ इसमें जाके सटने लगेगा, तो ये धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, मतलब थोड़ा वेट बढ़ेगा इसका। तो इस तरह से यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ओवरऑल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ये समझिए। देखिए, जब बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हो तो वहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब पोटेंशियल की बात होगी तो वहाँ पर दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला। चूँकि हम फर्दर पढ़ने वाले हैं कि पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, तो बाद में आएगी कि ये पोटेंशियल कैसा है, इस इलेक्ट्रोड पर कैसा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन शुरू में तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही समझेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे हुआ, या यदि इसका डेफिनेशन पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इसको समझिए। अब हम भाषा में बोल रहे हैं, फिर दोबारा हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। हम पहले एक बार समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब हम मेटल के रॉड को इसमें डाले हैं तो सॉल्यूशन में और रॉड पर चार्ज का सेपरेशन हुआ है, और चार्ज के सेपरेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है। और इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन और रॉड पर जो चार्ज का सेपरेशन होने के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हुआ है, यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कॉमनली देखो, हम जो डिफाइन कर रहे हैं दोनों में एक ही बात आ जाएगा। हम कहेंगे कि व्हेन ए मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स ऑन सॉल्युबल साल्ट, इट्स ऑन आयन, या ऐसे हम बोलते हैं फिर से, व्हेन ए मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन देन। अब देखिए, ये बात किसी एक के लिए वैलिड नहीं है, ये बात उसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। हम बोले हैं कि व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन, ये मेटल रॉड है, ये भी मेटल रॉड है, डिप्ड इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन। इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन का मतलब उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में, यहाँ Zn++ का सॉल्यूशन है और यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन है। देन अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन द रॉड एंड इन द सॉल्यूशन। अब देखिए, अपोजिट चार्ज जब हम बोले तो रॉड पर देखो यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ अंदर में पॉजिटिव। तो देखिए, सॉल्यूशन में पॉजिटिव और रॉड पर निगेटिव, तो अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ देखो, अंदर में पॉजिटिव बाहर में निगेटिव, तो चार्ज तो यहाँ भी डेवलप हुआ। बात समझ में आ रही है? इस तरह से तो हमने कहा कि देन अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन द रॉड एंड इन द सॉल्यूशन। ये बात समझ गए आप यहाँ तक? तो ये दोनों बात इसके लिए एक ही टाइप का बात हुआ, कोई अलग अलग बात नहीं हुआ।
तो हम कह सकते हैं कि हैंस चार्ज सेपरेशन अकर्स बिटवीन सॉल्यूशन एंड ऑन द रॉड, यानी रॉड पर और सॉल्यूशन के बीच चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन। और चार्ज के सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर पढ़ेंगे कि आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे कि पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आया कि ये क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका चर्चा बार बार होगा। आप एक काम कीजिए, पहले हेडिंग डाले हुए हैं ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों फिगर पहले ड्रॉ कर लो आप। अच्छा एक बात और बताइए, तो यहाँ अंदर में कैसा चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव, और वहाँ अंदर में कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। ये चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा अंदर में, रॉड पर पॉजिटिव डेवलप होगा या निगेटिव डेवलप होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने का या इलेक्ट्रॉन लेने का। इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है तो अंदर में निगेटिव डेवलप होगा, जैसे यहाँ पर दिया तो निगेटिव डेवलप हुआ। और यदि इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर है तो अंदर में पॉजिटिव डेवलप हुआ, जैसा कि यहाँ पर डेवलप हुआ है। नीचे लिखना शुरू कीजिए आप सब लोग। व्हेन ए मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन then opposite charge develop on the rod and in the solution. Hence we can say that charge separation occurs between metal rod and in the solution. Hence charge separation occurs between metal rod and in the solution. नीचे एरो देंगे और लिखेंगे एरो दे दिए, लिखेंगे पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू potential develop due to charge separation, potential develop due to charge separation between metal rod and in the solution is called electrode potential, is called electrode potential.
हो गया, लिख लिए? नीचे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. There are two types of electrode potential. नंबर 1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नंबर 1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल. बढ़िया रहा. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल. पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल. नीचे एरो दीजिए और लिखिए. दोनों को हम कॉमनली डिफाइन एक ही साथ कर देते हैं, ठीक है. लिखेंगे पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो हमारी बात सुनो. किसी एक इलेक्ट्रोड पर एक बार में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, या दोनों हो सकता है? सिर्फ एक चीज़ हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, ठीक है. तो किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए एक बार में या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया जाएगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जाएगा. हालांकि बाद में इस टर्म को थोड़ा सा घुमाया जाएगा, वो देखिएगा. पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. Potential developed due to oxidation half reaction is called oxidation potential, and potential developed due to reduction half reaction, and potential developed due to reduction half reaction is called reduction potential. आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए. सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समाप्त नहीं हुआ है. अभी ये एक क्लास और लगेगा, तब जाके पूरा समाप्त हो जाएगा. फिर इसी के बाद आप आगे पूरा सेल का पोटेंशियल देखोगे. तो अभी क्लास इंपॉर्टेंट चलेगा और हम अभी इसको समाप्त नहीं कर रहे. इसके रिगार्डिंग अभी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो कन्फ्यूजन पैदा करती है. देखेंगे नेक्स्ट क्लास में.